गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रणथंबोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा अध्याय 2 संविधान निर्माण चल रहा है। पिछली कक्षाओं में भी हमने संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। आज हम इस पाठ का अंतिम रूप देते हुए यानी आज ये लेसन हमारा समाप्त हो जाएगा। तो अब तक हमने संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं और संविधान के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो देखिए, संविधान देश में संस्थाओं का स्वरूप भी निर्माण या निर्धारित करता है कि संस्थाएं किस प्रकार से कार्य करेंगी। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं संस्थाओं का स्वरूप। देखिए, संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान नहीं है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है, संविधान इन मूल्यों को संस्था रूप देने की कोशिश है। जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है। इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की भी आवश्यकता पड़ती रहती है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है और समय पर हमारे संविधान में इस बदलाव भी किए जाते हैं, जिसे संविधान प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों के भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। यानी अगर बदलाव समाज में आ रहे हैं, संविधान में भी बदलाव आने चाहिए समय समय पर। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने बदलाव को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलाव संविधान संशोधन कहते हैं। यानी अगर समय के अनुसार अगर संविधान में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है, संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे आसानी से भी बदला जा सकता है। तो यह हमारे संविधान की एक विशेषता भी है, संविधान संशोधन। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान भी वे नियम बताता है कि जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर संविधान के लिए लक्ष्मण रेखाएं भी तैयार करता है कि संविधान के अनुसार अगर आप कार्य नहीं करते हैं तो आपको संविधान की में न्याय व्यवस्था के अनुसार लिखित धाराओं के अनुसार आपको सजा भी मिल सकती है। तो आपकी वो लक्ष्मण रेखा है जो आपको पार कभी भी नहीं करनी। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। और हमें संविधान हमारे अधिकार यानी जिन्हें हम मूल अधिकार के नाम से जानते हैं वे भी प्रदान करता है। भारतीय संविधान द्वारा हमें 6 मूल अधिकार वर्तमान में प्राप्त हैं। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारत संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में हैं, जो अभी अगले लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक अध्याय में देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि भारत संविधान सभा द्वारा जो बना संविधान है उसको आज तक हम क्यों मानते आए हैं। यानी इसकी अपनी कुछ विशेषता है, इस कारण से हम इसको आज तक मानते आए हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। भारत संविधान सभा द्वारा लगभग 70 वर्ष पहले बनाए गए संविधान को हम आज तक मानते आ रहे हैं। इसका पहला कारण यह है कि हमारा संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को व्यक्त नहीं करता है। यानी आप यह ना समझें कि जो 299 हमारे संविधान सभा में सदस्य थे उनके विचारों का ही इसमें लिखा गया है या समावेश किया गया है। यह उन 299 सदस्यों का न होकर पूरे देश के लोगों के दिमाग से बनाया हुआ, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया एक संविधान है। बल्कि यह अपने समय की व्यापक सहमति को व्याप्त रूप से प्रकट करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान फिर से लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अगर आप देखें तो पाएंगे कि कई देशों में संविधान पुनः लिखने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन भारत संविधान आज 70 वर्ष से अधिक पुराना हो चुका है या लिखा जा चुका 70 वर्ष पहले। आज भी उसमें
किसी प्रकार का बदलाव आसानी से किया जा सकता है, लेकिन उसको बदला नहीं गया है। यहाँ संविधान के कुछ प्रावधानों पर तो कुछ वर्गों ने सवाल उठाए हैं, लेकिन संविधान वैधता पर किसी ने भी कभी सवाल नहीं उठाए हैं। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है कि 70 वर्षों के बाद भी हमारा संविधान आज जो कहते हो ऐसे के ऐसे ही हमारे सामने है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह भी है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का एक प्रतिनिधित्व कर रही थी, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा संविधान सभा को गठन किया गया था। उस समय सार्वभौम वैश्य मताधिकार नहीं था, अतः इसका चयन प्रत्येक चुनाव द्वारा न होकर प्रांतीय असेंबली के सदस्यों द्वारा किया गया। लेकिन फिर भी इसी सदस्यों के चयन में सभी भौगोलिक क्षेत्रों, सामाजिक समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशा के लोगों को समाहित किया गया, जिससे कि सभी का उचित प्रतिनिधित्व हो सके। अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, इस संविधान को एक प्रकार से पवित्रता एवं वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति पर आधारित शासन था। यही कारण है कि हम अपने संविधान को आज भी उस प्रकार से मानते आ रहे हैं जिस प्रकार इसे बनाने के समय मानते हैं थे। तो आओ अब हम भारत संविधान की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं कि इस संविधान की विशेषताएं क्या है। इन संविधान की विशेषताएं ये आपके सामने बोर्ड पे लिख रखी हैं, जो 11 हैं, ठीक है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो संविधान विशेषताएं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे बड़ा लिखित संविधान। अगर आप देखें, अगर किसी भी देश के संविधान का अध्ययन करें तो आप पाएंगे जो हमारे देश का संविधान वो सबसे बड़ा है। बड़ा ऐसा मतलब है अगर लिखित है ना, लिखित याद रखें, लिखित है, इसमें 444 अनुच्छेद हैं। इस ऐसा किसी भी देश संविधान में नहीं है। हाँ, हमसे बड़ा संविधान ब्रिटेन का अवश्य है, लेकिन वह पूर्ण रूप से लिखित न होकर मौखिक आधार पर ही स्वीकार किया गया है। इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारा देश का संविधान पूर्ण रूप से लिखित और व्यवस्थित संविधान है। संविधान सभी देशों के हैं, लेकिन हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा है और लिखित है, याद रखें आप। दूसरा है कठोर एवं लचीला संविधान। हमने अभी आपको बताया था कि समय समय पर परिवर्तन आते रहते हैं, तो संविधान में भी समय समय पर परिवर्तन करने की आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो उसकी एक अपनी विशेषता बनती है कठोर एवं लचीला संविधान। यानी अगर संविधान में संशोधन जो करने होते हैं के रूप में हम देख सकते हैं कि कुछ संशोधन तो इस प्रकार से हैं आसानी से कर सकते हैं, आसानी से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, जिसे हम लचीला संविधान कह सकते हैं। लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें आसानी से नहीं कर सकते, जिनके लिए सभी राज्यों के 1/3 सदस्यों 2/3 सदस्यों का मत हासिल होना होता है। आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाओं के विधानसभा सदस्यों का 2/3 सदस्यों का मत हासिल होना होता है। संसद, राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत पारित करना होता है, उसके बाद ही उसमें संविधान जा सकता है। यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और आसानी से नहीं की जा सकने वाली प्रक्रिया है, जिस कारण से संविधान संशोधन कठोर भी है और लचीला। वैश्य मताधिकार, हमारे संविधान में वैश्य मताधिकार को जगह दी गई कि भारत संविधान ने बताया कि जब भारत सरकार तो किस प्रकार चुनी जाएगी। तुमने बताया कि वैश्य मताधिकार के आधार पर ही भारत में चुनाव प्रक्रिया होगी और सरकार का गठन किया जाएगा। यानी जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा वह चुनाव या मत या वोट डालने का अधिकारी होगा। उसमें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, वह किसी भी राज्य का हो, किसी भी जिले का हो, धर्म का हो, पुरुष हो या महिला हो, अमीर हो या गरीब, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता यह बताता है कि भारत का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं होगा। भारत सभी धर्मों को परस्पर सामूहिक रूप से सम्मान देगा और सभी धर्मों को मानेगा। संघवाद से तात्पर्य है कि भारत में सत्ता का बंटवारा कई स्तरों पर किया गया है, जिसके माध्यम से सत्ताधारी निरंकुश नहीं हो सकता। भारत में अगर हम देखें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्तरीय सरकारों के मध्य सत्ता को बांटा गया है, जिसके माध्यम से सभी सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में सरकार चलाती हैं और जनता के हित के लिए कार्य करती हैं।
सरकार का संसदीय स्वरूप, भारत में शासन संसद के द्वारा किया जाता है। संसद में भारत संसद के दो हिस्से हैं, इसमें राज्यसभा है और लोकसभा है। इस प्रकार अगर हम देखें तो संसद के भी तीन अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। एकल नागरिकता, देखिए एकल नागरिकता भी हमारे संविधान की विशेषताओं में से एक है। एकल नागरिकता से मतलब है कि भारत संविधान हमें सिर्फ भारतीयता या भारतीय होने की नागरिकता प्रदान करता है। चाहे हमें किसी भी राज्य से हम संबंधित हो, हमें उस राज्य की नागरिकता नहीं दी जाती। हम केवल भारतीय हैं, हमें उस राज्य के नागरिक होने के नाते नहीं जाना जाता, केवल हमें भारतीय, एक भारतीयता ही नागरिकता हमें मिलती है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत संविधान बनाते समय ही एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका के पर जोर दिया गया कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में अगर सरकार अगर न्यायपालिका स्वतंत्र न होगी तो सरकार या अमीर व्यक्ति या समाज प्रभुत्वशाली व्यक्ति न्याय व्यवस्था में अपने प्रभुत्व के हिसाब से न्याय को कमज़ोर या न्याय से बच सकते हैं। तो न्यायपालिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया गया है, यानी न्यायपालिका के कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाहे वो सरकार हो, आम व्यक्ति हो, चाहे कोई भी प्रभुत्वशाली व्यक्ति हो। मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं तो कुछ मूल कर्तव्य हमारे निर्धारित किए हैं। मौलिक कर्तव्य हमारे अभियान संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। हमारे मौलिक कर्तव्य जो 11 हैं, आप या उनको पढ़ें एक बार। मौलिक कर्तव्य हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो देखिए, अगर हमें अधिकार चाहिए तो हमें मूल कर्तव्यों का भी पालन अवश्य करना होगा, जिससे हमारा देश एक अच्छा देश और हम एक अच्छे नागरिक के रूप में गिने जा सकें। आपातकाल के प्रावधान, देखिए देश में किसी भी आपातकाल की स्थिति में, यानी देश में एक देश की एकता, अखंडता आदि या संप्रभुता की में किसी भी प्रकार का कमी आती है या देश की आज़ादी, देश की एकता, अखंडता को खतरा महसूस होता है, तो हमारे संविधान ने आपातकाल का प्रावधान किया है। इसके माध्यम से राष्ट्रपति को एक विशेष शक्तियां मिल जाती हैं और वह राज्य में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को में आपातकाल लगा सकते हैं और राष्ट्रपति के हाथों में पूरे देश की सत्ता हो जाती है। आपातकाल वित्तीय संकट के समय या देश के ऊपर दूसरा देश आक्रमण कर दे, उस समय भी लगाया जा सकता है। राज्य के नीति निश्चय तत्व या सिद्धांत, हमारे संविधान ने सरकार के कर्तव्यों को निर्धारित करने के लिए, राज्य को जनता हित में कार्य करने के लिए कुछ नीतियाँ निर्धारित की हैं। इसने नीति निश्चय तत्व या सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिससे वह जनता हित में कार्य करें और जनता सही खुशहाल रहें, अच्छे रहें, सही रहें। इस प्रकार हमारा संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरी समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम अगले लेसन पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।